लखनऊ आ रहे हैं संगठन महामंत्री बीएल संतोष। इस साल दूसरी बार महामंत्री का दौरा है और मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों से वो फीडबैक लेंगे, समीक्षा करेंगे, बीजेपी संगठन के काम के बारे में जानकारी लेंगे और स्पेशल 21 के साथ अलग से संवाद करेंगे। 80 लोकसभा सीटों के लिए 21 क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रभारियों, सह प्रभारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी वो बैठक करेंगे। तो मिशन 80 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है। सभाएं और सम्मेलन किए जा रहे हैं, समीक्षाएं की जा रही हैं, बैठकें की जा रही हैं। दिग्गज भी लगातार अब उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं ताकि कैसे 80 का जो टारगेट है उसको हासिल किया जाए। तो जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी वो बैठक करेंगे। और संगठन महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ दौरा है, तो आज लखनऊ आ रहे हैं संगठन महामंत्री बीएल संतोष और यहां पे वो बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे, फीडबैक लेंगे, जानकारी लेंगे और रणनीति बनाएंगे कि कैसे मिशन 80 को सफल किया जा सकता है। लखनऊ दौरे पे संगठन महामंत्री बीएल संतोष और स्पेशल 21 के साथ अलग से वो संवाद करेंगे। 80 लोकसभा सीटों के लिए 21 क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रभारियों, सह प्रभारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर वो मंथन करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कैसे 80 सीटें जीती जाएं लोकसभा चुनाव की, उसको लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है। समीक्षाएं लगातार की जा रही हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं। और इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, बीएल संतोष का ये दौरा कितना खास और क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन और इलेक्शन के मूड में चल रही है। खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है और कहते भी हैं कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। 2014 में अगर हम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 73 सीटें बीजेपी के पास थी। 2019 में देखें तो हालांकि सीटें घटी जरूर, लेकिन 64 सीटें थी। सीधे तौर पर आप समझिए कई ऐसे प्रदेश हैं चाहे जिनमें 4 सीट, 5 सीट, 2 सीट, 10 सीट, 15 सीट जैसी हैं। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश कई मायनों में अहम है। केंद्र की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश की भूमिका हमेशा अहम रही। कि शालीमार गार्डन थाने का मामला है, थाना प्रभारी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब केंद्र में सरकार की मजबूत स्थिति। तो सीधे तौर पर यह बात बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी खासा फोकस कर रही है। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर वो प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद जो प्रदेश महामंत्री हैं उनके साथ एक अलग बैठक होगी। उसके अलावा जो बीजेपी की सोशल मीडिया विंग है उसके साथ भी अलग बैठक का कार्यक्रम है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये तीनों महत्वपूर्ण बैठकें हैं। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। चूंकि आज वृक्षारोपण अभियान है, मुख्यमंत्री बाहर दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री देर शाम लौटेंगे, तब तक बीएल संतोष संगठनात्मक बैठकें कर चुके होंगे और उम्मीद है कि उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन बैठकों को करने के बाद मिलेंगे। अगर हम इन बैठकों की बात करें तो कई चीजें उत्तर प्रदेश में अहम है। एक तो 40 जिले ऐसे हैं जहां पर जिला और महानगर अध्यक्ष बदले जाने, उनकी सूची बीजेपी प्रदेश संगठन ने तैयार कर ली है। प्रदेश भर से फीडबैक आ चुके हैं। उस सूची को लेकर मंथन होगा और अंतिम मोहर केंद्र को लगानी है। केंद्रीय बीजेपी से मोहर लगते ही 40 जिलों में बीजेपी के जिला और महानगर अध्यक्ष बच जाएंगे। संभवतः सूची 27 तारीख को आधिकारिक तौर पर जारी कर दी जाएगी। तो एक तो मंथन इस पर होगा। दूसरी बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में नया कैबिनेट विस्तार, मतलब इस दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार भी होना है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदेश में अभियान चला रही, तो ऐसी सीटों को, ऐसी जगहों को तय करने की कोशिश होगी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे नेताओं की रैलियां कराई जाए ताकि एक बड़ा संदेश बड़े क्षेत्र में दिया जा सके। तो इन रैलियों के
स्पॉट को लेकर भी मंथन होगा, उन सीटों को लेकर मंथन होगा जहां पर इन केंद्रीय स्टार प्रचारकों की रैलियां हो और उसका प्रभाव दूसरी सीटों पर भी पड़े। इनको लेकर एक मंथन भी आज प्रदेश के महामंत्रियों के साथ केंद्रीय महामंत्री बीएल संतोष करेंगे। तीसरी बड़ी चीज यह है कि जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया विंग है उसको एक्टिव किया जाएगा, बीजेपी की रणनीतियों के बारे में बताया जाएगा, केंद्र और प्रदेश सरकार की वो योजनाएं जो सीधे तौर पर लोगों से जुड़ी हैं और ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है, उसको सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि सोशल मीडिया भी अब एक सशक्त माध्यम है, उसके जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। दूसरी बड़ी चीज यह होगी कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और लगातार सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं मैसेजेस चल रहे हैं और उन मैसेजेस के जरिए अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो उनका जवाब भी बीजेपी की सोशल मीडिया विंग कैसे दे। तो इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर बीएल संतोष आज सोशल मीडिया विंग के पदाधिकारियों के साथ भी मंथन करेंगे और उनको रणनीति बताएंगे, मंत्र देंगे, किस तरीके से आगे वो बढ़ें, कैसे वो इन चीजों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, समग्र ग्राम विकास योजना हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसी समग्र विद्युत योजनाएं हो। इन जैसी योजनाओं के बारे में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताया जाए कि कितने लोगों को इसका फायदा हुआ है, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं का कैसे लोगों को फायदा मिल रहा है, तो इनके जरिए एक माहौल सोशल मीडिया के जरिए भी बनाया जाए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीएल संतोष आज बीजेपी प्रदेश यूनिट की अलग अलग विंग्स के साथ मंथन करेंगे और मंथन के बाद दिशा निर्देश देंगे, मंत्र भी देंगे, रणनीति बताएंगे कि कैसे विपक्षियों को जमीनी स्तर पर बेदम किया जाए, बूथ स्तर तक के नेटवर्क पर अपने हर मोर्चे पर अपने आप को मजबूत किया जाए। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर यह बैठक आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर होनी है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। एसके वाजपेयी कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो बीएल संतोष का ये दौरा काफी अहम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है जहां बीजेपी में जल्द शामिल होंगे कई और नेता। बीजेपी के संपर्क में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी के कई नेता हैं और 24 जुलाई को यूपी बीजेपी में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है। धर्म सिंह सैनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व सांसद राजपाल सैनी भी शामिल हो सकते हैं और बीजेपी के संपर्क में पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर भी हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक सुषमा पटेल भी बीजेपी के संपर्क में हैं। इससे पहले भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ चुके हैं और अभी चुनाव से पहले भी कईयों के उधर से इधर आने की कवायद है। कई दूसरे दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। विपक्ष को पूरी तरह से कमजोर करने की भी यहां पे प्लानिंग है। तो बीजेपी में ज्वाइनिंग कार्यक्रम 24 जुलाई को है और बीजेपी के संपर्क में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी के कई नेता हैं। ज्यादा जानकारी इस पे एसके वाजपेयी देंगे। एसके वाजपेयी, चुनाव से पहले चूंकि दल बदलने का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन यहां पे कई और नेता विपक्ष के जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, आपको 2022 का विधानसभा चुनाव याद होगा। उस दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया गया था। बड़े पैमाने पर बसपा हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके नेताओं की ज्वाइनिंग कराई गई थी। अखिलेश यादव खुद मैदान में थे और लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश थी नेताओं में और लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने जा रही। यही एक वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में वो नेता जो बीजेपी छोड़कर चले गए थे, अब उनको लग रहा है कि बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। कुछ इसमें मौसम के जानकार भी हैं जो जानते हैं कि कब कैसा मौसम रहने वाला है, किसके साथ रहने में उनको फायदा है, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी। ये वो नाम है जो जब भी सत्ता रही उसके साथ रहे। हालांकि इसमें नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का भी शामिल है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, बसपा रही हो, बीजेपी रही हो, सपा रही हो, कोई पार्टी इन नेताओं ने नहीं छोड़ी, सभी पार्टियों के साथ रहे। ओम प्रकाश राजभर का भी यही हाल है। 2017 में बीजेपी के साथ, 2019 आते आते समाजवादी पार्टी के साथ, 2022 के बाद जैसे ही उनको लगा कि बीजेपी ही बेहतर है तो वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। दारा सिंह चौहान भी बीजेपी के साथ आ चुके हैं। 24 तारीख को बीजेपी एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम करने जा रही है और इसमें कई बड़े नेता जो बीजेपी का साथ छोड़कर चले गए थे, जिनको लग रहा था कि दूसरी पार्टियां उत्तर प्रदेश में हावी हो सकती हैं, अब उनको फिर से लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ही ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत
मजबूत स्थिति में है। प्रदेश से लेकर केंद्र तक डबल इंजन की सरकार है, नगरीय निकायों में भी बेहतर परफॉर्मेंस है, तो बीजेपी में जाना उनके लिए मुफीद होगा। क्योंकि माना जाता है कि वो मौसम को भाप लेते हैं, तो उन्होंने मौसम भाप लिया है। सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के बाद अब धर्म सिंह सैनी का अगला नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश में आयुष मंत्री हुआ करते थे। 2022 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। वो फिर से बीजेपी के संपर्क में है, हालांकि इसके पहले भी वो कोशिश कर चुके हैं बीजेपी में आने की, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद पे आप बने रहिए मेरे साथ, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां योगी 2.0 के मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी चल रही है और जुलाई के आखिर और अगस्त के पहले सप्ताह में विस्तार हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा सकते हैं। 1 से 2 पूर्व मंत्री को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और एनडीए में शामिल होने के बाद शर्त के चलते मंत्री बनना तय है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत, अन्य का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही मांड से विधायक राजेश चौधरी का नाम भी चर्चाओं में है। तमाम विधायक भी मंत्री बनने की उम्मीद में हैं। देखना होगा किसके नाम पे मोहर लगेगी, लेकिन इस पे ज्यादा जानकारी एस.के. वाजपेयी देंगे। एस.के. वाजपेयी, चूंकि जो नेता दल बदल चुके हैं, जाहिर है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें जो एनडीए के साथ आ चुके हैं, दारा सिंह चौहान की बात करें, अब जब विस्तार होगा तो इन 2 चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 2022 में रणनीति थी उत्तर प्रदेश जीतना, वो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अब अगला टारगेट 2024 है। उसके लिए बीजेपी को मालूम है कि क्षेत्रीय नेताओं को साथ लेना है, खासतौर पर वो नेता जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं। अगर हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो बीजेपी को 2022 में सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल में हुआ था, जहां भर और राजभर और नूनिया जैसी जो जातियां हैं वो बड़ी मात्रा में है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ रहकर बीजेपी को खासा नुकसान पूर्वांचल में पहुंचाया था। सीधे तौर पर अब वो बीजेपी के खेमे में खड़े हैं, बीजेपी के साथ आ चुके हैं, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि उनको उत्तर प्रदेश में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको सरकार का हिस्सा बनाया जाए और एक मैसेज उनके लोगों को, उनके वोटर्स तक पहुंचाया जाए। उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर या फिर उनके 2 बेटों में से किसी एक को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है, जिसको लेकर कवायद चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही उनको उत्तर प्रदेश में मंत्री के तौर पर उपकृत किया जाएगा। दूसरा बड़ा नाम है धर्म सिंह सैनी, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक थे, सपा छोड़कर वो बीजेपी में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व वन मंत्री रहे हैं, बीजेपी की पहली सरकार में वो मंत्री थे, हालांकि अब दोबारा से वो मंत्री बनने की रेस में हैं। उसके अलावा कई पूर्व मंत्री भी हैं जो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ उस दौरान वो मंत्री पद नहीं पा सके। अगर हम उसमें नाम करें तो श्रीकांत शर्मा जैसे नाम उसमें भी शामिल हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एस.के. वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। 72,000 युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवाओं को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। रोजगार मेला देश भर के 44 जगहों पर आयोजित किया जाएगा और युवाओं को वो संबोधित भी करेंगे। 72,000 युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। 72,000 युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रोजगार मेला देश भर के 44 जगहों पर आयोजित किया जाएगा और प्रधानमंत्री इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे। पीयूष तिवारी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, आज प्रधानमंत्री 72,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे, कब कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, करीब 10:30 का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 72,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री चूंकि इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। चूंकि ये 7वां कार्यक्रम है, इससे पहले अगर हम बात करें तो करीब 4,33,000 जो युवा हैं उनको 6 रोजगार मेला के तहत कहीं ना कहीं रोजगार अब तक दिया जा चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस रोजगार मेले के तहत करीब 10 लाख नौकरियां देने का जो लक्ष्य है वो रखा है। इसके साथ ही तमाम
तमाम केंद्रीय मंत्रियों के भी अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर तय किए गए हैं। यानी कि जब ये रोजगार मेला का आयोजन होगा, यानी कि जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, तो ये तमाम केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों की बात करें, अलग अलग शहरों की बात करें, वहाँ पे मौजूद रहेंगे। स्मृति ईरानी की बात करें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात करें, वो मुंबई में रहेंगे। इसके साथ ही पशुपति पारस बिहार में रहेंगे। इसके साथ ही जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव में रहेंगे। तो इसके साथ अगर हम बात करें तो कई जिला मुख्यालयों पर जो जिला अधिकारी हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो सुनते हुए नजर आएंगे, या यूं कहें कि इस पूरे कार्यक्रम में एक तरीके से हिस्सा लेंगे और तमाम युवाओं से बातचीत भी प्रधानमंत्री, यानी कि उनका संबोधन होगा। निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री की ओर से रखा गया है। चूंकि आपने देखा कि पिछली बार भी जब संबोधन हुआ प्रधानमंत्री का रोजगार मेले के तहत, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकारी सेक्टर में युवा ज्यादा से ज्यादा जुड़े, लेकिन चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या आत्मनिर्भर बनने की बात हो, हर सेक्टर में युवा जाएं। और यही कारण है कि लगातार आपने देखा कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बल्कि बिल्कुल, यानी युवाओं को कैसे सशक्त किया जाए। पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से खबर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है, जहां सीआईएसएफ परिसर महिपालपुर के विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का वो उद्घाटन करेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में भी अमित शाह शिरकत करेंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह के भी कई अन्य कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कार्यक्रम है जिसमें सीआईएसएफ परिसर महिपालपुर के विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का वो उद्घाटन करेंगे। ज्यादा जानकारी पीयूष देंगे। पीयूष, आज क्या कुछ खास कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ परिसर का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान पूरी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं कर ली गई है। तमाम जो सीआईएसएफ के अधिकारी हैं अभी भी वहां पे मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर करीब 3 से 4 दिनों तक ये पहले से ही कहीं ना कहीं पूरी तैयारी चल रही थी। और ऐसे में अगर हम बात करें तो उस पूरे जो स्थल है उसको पूरी तरीके से हाईटेक बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ड्रोन से भी वहाँ पे निगरानी की जा रही है। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है कि किसी भी तरीके से जब गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पे पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा में चूक ना हो। इसके साथ ही काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसको लेकर सीआईएसएफ पिछले 1 महीने से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा था। तो निश्चित रूप से गृह मंत्री अमित शाह वहां पे जाएंगे और इस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के जिला महिला चिकित्सालय का मामला है, जहां महिला के इलाज में अस्पताल की भारी लापरवाही सामने आई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया है और एक चिकित्सक और 3 स्टाफ नर्स को हटा दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट भी मांगी है। इससे पहले भी जहां भी इस तरह की लापरवाही के मामले आए वहां पे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक्शन लिया, कार्रवाई किया और यहां भी जब मामला उनके संज्ञान में आया तो कार्रवाई की गई। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां बादल फटने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। यहां बताया जा रहा है कि देर रात हुई भारी बारिश के कारण बड़कोट तहसील के अंतर्गत गंगनानी में भूस्खलन का मलबा आने के कारण टूरिस्ट कॉटेज क्षतिग्रस्त हुआ और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के परिसर में भी मलबा घुसा। इसके साथ ही पुरोला के छाड़ा खड्डा में भी बादल फटने के कारण भूस्खलन हुआ और भारी बारिश से भूमि कटाव हुआ, जिसके चलते कुछ घरों और दुकानों में मलबा आया। जानकारी मिलते ही तत्काल देर रात प्रशासनिक टीम और एसडीआरएफ के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जिम्मा संभाला, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तो बादल फटने से यहां पे काफी नुकसान हुआ है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। टूरिस्ट कॉटेज क्षतिग्रस्त हुआ है, एक विद्यालय में भी मलबा आया। कुदरत का कहर यहाँ पे आफत बना हुआ है और पहले भारी बारिश के चलते लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां थी। अब यहाँ पे बादल फटा जिसके चलते लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें, प्रशासनिक अमला यहाँ पहुंचा हुआ है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, उत्तरकाशी में बादल फटने की जानकारी, अभी क्या अपडेट? जी देखिए, उत्तरकाशी में देर रात से बहुत भारी बारिश हुई है, तो आकलन यही लगाया जा रहा है कि जो नदियां नाले हैं उनका पानी का प्रभाव 4 गुना हुआ है और कुछ स्थानों पर तो नाले फट गए।
लिहाजा आकलन यही लगाया जा रहा है कि बादल फटा है और गंगनानी क्षेत्र में बहुत तबाही हुई है। बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। और गाजियाबाद के कबीरनगर और खोड़ा में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के खुलासे के बाद अब विजयनगर में युवती के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि खुद को पत्रकार बता के रोब झाड़ने वाले खालिद चौधरी ने फेसबुक पर दीपक बनकर उससे दोस्ती की और फिर उसे प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल भी किया गया। दिल्ली के धार्मिक स्थल में धर्मांतरण कराकर उसे बीफ खाने के लिए मजबूर किया गया, यह भी आरोप है युवती का। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। एक दिन उसका बर्थडे था 8 अगस्त को, वो मुझे निजामुद्दीन मस्जिद ले गया। वहां पर ले जाकर वो मेरा धर्म परिवर्तन कराने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया, वहां पे वो मुझे जबरदस्ती बीफ खिलाने लगा कि आज से तुम्हारा नाम सुखदेवी से आयात रख देते हैं और तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो जब मैंने इसका विरोध किया तो वो घर लाकर उसने मुझे बहुत मारा पीटा। और कुछ महीने बाद जब मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने मुझे बच्चा गिराने का दबाव बनाने लगा। जब मैं नहीं मानी तो मेरे साथ जबरदस्ती प्रेगनेंसी हालत में सेक्स करता, रोज करता, जिससे कि धीरे धीरे बच्चा डैमेज हो गया। एक दिन उसका थाना विजयनगर में देर रात एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि उसकी जान पहचान फेसबुक पे एक लड़के से हुई, जिसने खुद को पहले हिंदू बताया और हिंदू बताते हुए उसे दोस्ती बना के उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। बाद में उसे पता चला कि वो मुस्लिम है और शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसने उसका धर्मांतरण करने का प्रयास किया। पुलिस ने जैसे ही तहरीर प्राप्त हुई एफआईआर पंजीकृत किया और टीमों का गठन करके अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना विजयनगर। गाजियाबाद से खबर है, जहां 2 पुलिसकर्मी ने चोरों को लूटा है। पुलिस ने चोरों से लूटे 3.5 लाख रुपए। चोरी के मामले में दोनों पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। सिपाही इंद्रजीत और मुख्य आरक्षी हूँ कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति का पथ प्रदर्शन करें। नमस्कार। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके लिए भी यह एक यादगार दिन है, लेकिन साथ साथ देश के लिए भी ये बहुत ऐतिहासिक दिवस है। 1947 में आज के ही दिन यानी 22 जुलाई को तिरंगे को संविधान सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया था। इस महत्वपूर्ण दिन आप सभी को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सरकारी सेवा में रहते हुए आपको हमेशा तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने के लिए काम करना है, देश का नाम रोशन करके दिखाना है। आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, आपका सरकारी नौकरी में आना ये बहुत बड़ा अवसर है।
ये आपके परिश्रम का परिणाम है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में सभी देशवासियों ने अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आप सभी के साथ ही भारत के लिए भी ये अगले 25 साल, जैसे आपके जीवन में अगले 25 साल महत्वपूर्ण है, वैसे ही भारत के लिए अगले 25 साल बहुत ही अहम है। आज दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बना है, भारत के प्रति जो आकर्षण बना है, आज भारत की महत्ता बनी है, हम सबको मिलकर के इसका पूरा लाभ उठाना है। आपने देखा है कि भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है, कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना ये भारत के असामान्य सिद्धि बनने वाला है। यानी हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और सामान्य नागरिक की आय भी बढ़ने वाली है। हर सरकारी कर्मचारी के लिए भी इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण समय नहीं हो सकता है। आपके फैसले, आपके निर्णय देश हित में, देश के विकास को गति देने वाले होंगे ही, ये मेरा विश्वास है। लेकिन ये मौका, ये चुनौती, ये अवसर, सब कुछ आपके सामने है। आपको इस अमृत काल में देश सेवा का बहुत बड़ा, वाकई बड़ा अभूतपूर्व अवसर मिला है। देश के लोगों का जीवन आसान हो, उनके जीवन से मुश्किलें समाप्त हो, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप जिस भी विभाग में नियुक्त हो, जिस भी शहर या गांव में हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कार्यों से जन सामान्य की कठिनाइयां कम हो, मुसीबतें दूर हो, ईज ऑफ लिविंग बढ़े और साथ साथ 25 साल के अंदर अंदर देश को विकसित भारत बनाने के सपने के भी अनुकूल हो। कई बार आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए कई महीनों का इंतजार समाप्त कर सकता है, उसका कोई बिगड़ा काम बना सकता है। और आप
मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा, जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। जनता से मिलने वाला आशीर्वाद, गरीब से मिलने वाला आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर ही होता है। इसलिए आप दूसरों की मदद की भावना से, दूसरों की सेवा की भावना से काम करेंगे तो आपका यश भी बढ़ेगा और जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है संतोष, वो संतोष वहीं से मिलने वाला है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के काफी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्रहित पर हावी होता है, तब कैसी बर्बादी होती है, कैसा विनाश होता है। देश में कई उदाहरण हैं। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। आप लोग आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में, उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। 72,000 युवाओं को आज वर्चुअली माध्यम से वो नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।